वर्क पावर एंड एनर्जी। छोटा टॉपिक है लेकिन इसमें मस्त मस्त कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा। 1 घंटे रखूंगा मैं बच्चों क्लास। हाँ, रिजल्ट की हलचल थोड़ी सी है बच्चों में, लेकिन देखो आप लोगों को पता ही है कि आप में से ज्यादातर जो बच्चे थे ड्रॉपर थे, और ड्रॉपर होने के नाते बच्चों आपका सिलेबस कंप्लीट न होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लोगे और अपने मतलब पढ़ाई को जो सेकंड अटेम्प्ट से पहले रिवीजन वगैरह को ऑन ट्रैक रखोगे। यहाँ पे बच्चों मैं कोशिश करवा ही रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा, अब आप बताए इस कोर्स में आपको लग रहा होगा कि मेरे तो अभी तो 2 ही टॉपिक रिवाइज हुए, लेकिन हर दिन आप लोग ना टाइम इन्वेस्ट करते हुए जा रहे हो अपने इसमें फिजिक्स के लिए। सो बेसिकली बच्चों इसका जो रिजल्ट होगा ना बहुत ही शानदार होगा। आप जो है वन शॉट भी अटेंड कर रहे हो, फिर टेस्ट भी दे रहे हो। टेस्ट से जो हाथ पैर फूल जाते हैं ना बच्चों, उस चीज को आप हर दिन एक्सपीरियंस कर रहे हो। अपना टारगेट बना लो कि कम से कम मैं जो है इन टेस्ट में अगर आप 60 प्लस लाना जिस दिन चालू कर दोगे ना मेरे टेस्ट में, मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे पहुंच गई है। सो 60 प्लस बच्चों बहुत अच्छा स्कोर है इनमें ना इन टेस्ट में। तो आप में से बच्चों जो भी बच्चे अभी सेकंड अटेम्प्ट देने वाले हो तुम सारे के सारे, तो सेकंड अटेम्प्ट अभी आपके पास एकदम बिल्कुल एकदम फ्रेश मौका होगा। आप अपनी इस करंट परसेंटाइल को साइड रख दीजिए। जिनकी बहुत अच्छी आई है बहुत अच्छी बात है, वो और अच्छी के लिए कोशिश कर सकते हैं। जिनकी खराब आई है वो अपने सेकंड अटेम्प्ट पर फोकस करो बच्चों, और सेकंड अटेम्प्ट में मचा दो। आलतू फालतू की चीजों में बच्चों डिस्ट्रैक्ट होके फालतू की चीजों के पीछे टाइम बर्बाद मत करना। देखो बच्चों एक चीज मैं बोल रहा हूं, अब देखो जैसे तुम सारे के सारे इस कोर्स में एनरोल कर चुके, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आप लोगों को इन चीजों को पिच करूंगा कि नहीं मेरे कोर्स को अटेंड करो, ये करो वो करो। देखो ऑलरेडी तुम इसको कर चुके हो, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो फ्री वाले क्रैश कोर्सेज होते हैं ना, जो यूट्यूब वगैरह पे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जितने जोश से स्टार्ट होते हैं ना उतने ही जोश से वो खत्म हो जाते हैं। सो उधर कहीं जाके आलतू फालतू की जगह पे टाइम बर्बाद मत करना। यू हैव पेड हियर, आपने जो पैसा, जो आपकी मेहनत का पैसा है, मतलब आपके पेरेंट्स की मेहनत का पैसा है, वो दिया है, और उसकी मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। अब मेरा एनर्जी लेवल बच्चों एंड तक, जब तक ये 2 महीने के जो कोर्सेज चलेंगे, आप मेरा सेम एनर्जी लेवल पाओगे। सो वो जो होता है ना कि फ्री में एकदम जोश में व्यूज के लिए स्टार्ट तो मतलब टॉप पे किया, अब तो अपन बात कर सकते हैं ना क्योंकि हमारे एक अलग कनेक्शन है। तो टॉप पे एकदम बढ़िया तरीके से बहुत एनर्जी के साथ स्टार्ट किया, और जैसे जैसे 2 3 4 क्लास के बाद वो गायब ही हो गया। सो बच्चों एक्चुअली उसमें जो भी क्रैश कोर्सेज फ्री वाले जो मिलते हैं ना बच्चों, उनमें आपका मैक्सिमम जो टॉपिक रिवाइज होते हैं वो 2 से 3 होते हैं। बाद बाकी बच्चों को सारा के सारा पता भी नहीं चलता कि वो क्रैश कोर्स कहाँ खत्म हो गया, ठीक है। सो उस वाले पार्ट में बच्चों मत जाना, उसमें एनर्जी फालतू की अपनी बर्बाद मत करना। एक सिस्टमेटिक चीज जो है वो आपको बच्चों पेड मिलती है, और मतलब देखो वो सिस्टमेटिक चलती है क्योंकि सामने वाले की भी जिम्मेदारी बन जाती है। मैंने कोई ऐसे मतलब एक आध हो जो मेरी निगाह में ना आया हो, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कोई इस तरीके से क्रैश कोर्स को जिस एनर्जी के साथ डे 1 स्टार्ट किया उस एनर्जी के साथ 2 महीने बाद भी फ्री में बढ़ा रहा है, ठीक है। सो आप लोगों को बच्चों में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपके पास जो 2 महीने बच्चों फिजिक्स तो मैं आपकी सुधार दूंगा, और आप लोगों को देखा भी होगा कि अभी आपके सिर्फ 2 ही टॉपिक हुए हैं। आज वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, जैसे जैसे टॉपिक बच्चों हमारे खत्म होते जाएंगे ना, आप वो डिफरेंस जो है ना वो फील करना चालू कर दोगे, ठीक है। सो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वर्क पावर एंड एनर्जी। इसका रिवीजन करते हैं बच्चों ना। थोड़ा सा क्लास लेट हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, इसको खींच लेंगे अपन ना। सो बच्चों बेसिकली आज के इस रिवीजन में मेरा फोकस रहेगा मेन कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज करवाने में, ठीक है। तो हेडिंग तो डाल ही लेते हैं कम से कम जी। ये जो सेशन है ना बच्चों, इसको रिवाइज करने के बाद आप टेस्ट में अच्छा करोगे। इसलिए नहीं कह रहा बच्चों कि इससे मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, मैं ये चाहता हूं कि वो सिंक रहे चीजें, मतलब ना कि आप वन शॉट कर रहे हो, उन कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई कर पा रहे हो, जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो, मैं ये चाहता हूं, ठीक है। सो वन शॉट से बच्चों ये आपको बेनिफिट होना चाहिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हेल्प करेगा। और जेई मेन तो बच्चों तुम्हें पता है कि इससे थोड़ा सा लेवल उसका डाउन ही रहेगा, तो कोशिश करो कि 50-60 नंबर तुम इसमें लाना चालू कर दो, तो आपकी बड़े आराम से बच्चों 98 99 परसेंटाइल आराम से बन जाएगी, 99 के करीब। 60 प्लस वालों की तो बन जाएगी आराम से ना फिजिक्स में। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों जब वर्क के बारे में बात करते हैं ना हम लोग जो है, तो वर्क के बारे में बच्चों सबसे पहले बात की जाती है वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। सो वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कांस्टेंट फोर्स है, तो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स ये जो होता है ना बच्चों, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, ये तो तुम्हें सबको पता है कि F इंटू एस कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो
एफ एस कॉस थीटा के बच्चों बराबर होता है। जैसे फोर्स आपने डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का बच्चों इधर की तरफ हुआ और आपने फोर्स लगा रखा था इस बॉडी के ऊपर जो है इन दिस डायरेक्शन, तो आप कहोगे कि सर इस बॉडी के ऊपर जो वर्क होगा ना दैट विल बी, सो यहाँ पे बच्चों आपने फोर्स लगा रखा है, सो ये हो गया फोर्स वेक्टर, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस एंगल इज थीटा, तो बच्चों वर्क हो जाता है एफ एस कॉस थीटा के बराबर। या इस वर्क को लिख लेते हैं बच्चों, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को लिख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? सो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इस तरीके से बच्चों वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स आ जाता है एफ एस कॉस थीटा के बराबर। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं बच्चों। 65 पे मेरी 98.6 बनी है। आपका पेपर डिफिकल्ट होगा तो फिर और क्या है आपके अटेम्प्ट वाला, ठीक है बच्चों। बड़ा पता है क्या हो रहा है, जो पेपर इजी आ रहा है ना उसमें बच्चा 20-20 करके आ रहा है तब भी उसकी परसेंटाइल अच्छी नहीं बन रही है। सर कुछ तो ऐसे केसेस भी जिन बच्चों से उम्मीद थी कि मतलब लाइक बहुत अच्छा करेंगे और उनका जो है वो बोल रहे हैं कि सर ये क्या है, परसेंटाइल मेरी हो ही नहीं सकती, मैंने तो रेस्पॉन्स सीट भी मैच की थी उसमें भी मतलब मेरा तो अच्छा आ रहा था, ठीक है। तो कुछ तो हुआ है जो बच्चे काफी कंप्लेन कर रहे थे। मैंने कहा यार मेल वेल करो फिर, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो मेल करो फिर एनटीए वालों को। और मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा क्योंकि वो सुनते तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपना बनता है ना कि यार अपनी तरफ से तो कुछ करके चलो। मैंने कहा सेकंड अटेम्प्ट है बच्चों, आपके पास अपनी उम्मीद को उसी से लगाओ। अगर आपके साथ कुछ अगर गलत हुआ भी है, क्योंकि बड़ा मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ना। खैर, तो बच्चों वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, जैसे ग्रेविटी का वर्क बच्चों, ठीक है। तो आप इसमें क्या करना है बच्चों, जैसे ग्रेविटी का वर्क होता है ना, जैसे वो भी कांस्टेंट फोर्स होता है, डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी का जो वर्क होता है ना बच्चों, वो जो है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो जैसे ग्रेविटी का वर्क लिखना है, तो मान लीजिए एक पार्टिकल बच्चों यहां से एम मास का पार्टिकल है, घूम घाम के मतलब यहां पहुंच गया, ठीक है। तो यहां पे पहुंच गया बच्चों पार्टिकल जो है, तो बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, आप कहोगे सर दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, तो ये एस वेक्टर हो गया। इस पे एमजी कैसे लग रहा होगा बच्चों, एमजी विल बी लाइक दिस, चलो ऐसे रहने देते हैं इसको, एमजी बच्चों ऐसे लग रहा होगा। तो बच्चों अगर आपको इसका वर्क लिखना है तो कैसे लिखोगे, दिस एंगल इज थीटा। तो अगर आप देखो ना तो इसके डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट बच्चों इधर आएगा जिसे बोलेंगे एस वाई, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो बच्चों वर्क जो होगा ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी, दैट इज एमजी एस कॉस थीटा के बराबर होगा। और ये बच्चों ये है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ग्रेविटी का वर्क बच्चों आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ग्रेविटी का वर्क तो बच्चों बस सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि वर्टिकली कितना नीचे गया वो। सो अगर कोई चीज बच्चों नीचे जाएगी ना तो ग्रेविटी का वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और एमजी इंटू डिस्प्लेसमेंट जो नीचे की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बराबर होगा, एमजी इंटू एच के बराबर। अगर कोई ऊपर गया तो ग्रेविटी का वर्क बच्चों नेगेटिव होगा। तो ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क है बच्चों ना, इस तरीके से अपन पता कर सकते हैं। और कांस्टेंट फोर्स में जो सबसे कॉमन फोर्स जो सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों, दैट इज द ग्रेविटी, ठीक है। तो हमने कांस्टेंट फोर्स का वर्क देखा, ग्रेविटी का वर्क देखा बच्चों। अब बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड बच्चों ये थी फोर्स का मतलब मैंने वर्क डिफाइन किया था, सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। ये बच्चों हम एक फोर्स के वर्क की बात कर रहे हैं, एक फोर्स का वर्क, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों, ये हो गया कांस्टेंट फोर्स। बच्चों वेरिएबल फोर्स का वर्क जो होता है, ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, सो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो ऐसे बच्चों तुम्हें क्लियर रखना है कि कांस्टेंट फोर्स का वर्क हो गया, वेरिएबल का हो गया, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का हो गया, टोटल वर्क हो गया, नेट फोर्स का वर्क हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं पहले वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बच्चों वेरिएबल फोर्स का जो वर्क होता है ना, दैट इज बट किसी भी वेरिएबल फोर्स को आप जो है छोटे से डिस्प्लेसमेंट के दौरान कांस्टेंट मान सकते हो, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल फोर्स को आप छोटे से डिस्प्लेसमेंट के दौरान कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हो। तो छोटा सा वर्क जो लिखोगे ना बच्चों, वो एफ डॉट डी आर के बराबर होगा, है ना। यही होगा ना बच्चों, छोटा सा वर्क जो है छोटे से डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो वर्क होगा। डीआर वेक्टर जो होता है ना बच्चों, ये बेसिकली डीएक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप ऐसा होता है। फोर्स वेक्टर बच्चों कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स आई कैप, बहुत काम की चीज है, क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में इसमें से ना, इसको समझ लेना। मैं देखना चाहता हूं तुम इसको अप्लाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क बताया, अभी वेरिएबल का बता रहा हूं, ठीक है। एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप, ठीक है।
तो फोर्स ये हो गया बच्चों आर वेक्टर, ये डी आर वेक्टर ही हो गया। तो वर्क बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड। ठीक है, ये होता है बच्चों, इनका कर देना इंटीग्रेशन, इनका कर देना बच्चों इंटीग्रेशन, और आपके पास बच्चों टोटल वर्क आ जाएगा। कैसा भी गंदा से गंदा फोर्स दे रखा हो, मान लो कि कोई किसी ने ऐसा फोर्स दे दिया आपको, बोला कि बताओ भाई इसका वर्क क्या होगा, तो आप इनको इस वाले कॉन्सेप्ट को बच्चों लगा सकते हो। ठीक है, जैसे आपको किसी ने बोला कि F इजिकल टू एक्स की पावर n आई कैप और y की पावर m j कैप। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई दे देना बच्चों, तो वर्क लिख देना इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx और y की पावर m dy। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कभी भी बच्चों ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए ना, ऐसे करके वर्क लिख देना। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में तो कोई परेशानी नहीं आएगी। आपने कहा कि सर अगर ऐसा दे दिया तो F इजिकल टू दे दिया आपको एक्स वाई आई कैप माइनस का वाई क्यूब जे कैप। अब तुम कहोगे सर इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं, हाँ भाई इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं, तो इसमें बच्चों तुम समझ रहे हो बच्चों, ये होता है वेरिएबल फोर्स का वर्क लिखने का तरीका। ऐसे अगर होंगे तो बच्चों डायरेक्ट लिख दूंगा मैं यहाँ पे x की इनिशियल वैल्यू, x की फाइनल वैल्यू, y की इनिशियल वैल्यू, y की फाइनल वैल्यू। इस वाले को कैसे करूंगा मैं, तो वर्क लिखने का तरीका तो बच्चों मेरा सेम ही रहेगा, एक्स वाई डी एक्स माइनस का y की पावर 3 dy। देखो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे y का टर्म है, y के साथ ही इंटीग्रेट करना है, लेकिन यहां पे इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो मुझे रिक्वायरमेंट होगी y एज अ फंक्शन ऑफ x की, मुझे यहां पे इसको पुट करने की जरूरत पड़ेगी। और जब जब मुझे इसको y को पुट करने की जरूरत पड़े तो उन केसेस को बोलते हैं बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नहीं, कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट नहीं करेंगे, y को लाके रखना पड़ेगा x के फंक्शन में। जिनमें इसकी जरूरत पड़े उनको बोलते हैं बच्चों हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है दे आर दी कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो इसमें बच्चों कुछ रास्ता गिवन होगा तो मैं कि इस रास्ते में चल के जा रहा हूं, तो आपको जब इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा होगा ना बच्चों, तो आप जो है बस फंक्शन ढूंढोगे और इंटीग्रेट, मतलब वेरिएबल कैसा भी फोर्स हो बच्चों, दीज आर दी स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। ठीक है, अब उसमें अगर कंजर्वेटिव होगा तो बड़े आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसमें तुम्हें किसी इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा कोई केस फंस गया तो इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत आपको मतलब इसमें एक रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे केसेस को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, क्या ये बात आपको क्लियर हो गई बच्चों? आपको सब तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे इस पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना वो पूरा क्लियर होना चाहिए, तुम्हें लगा पाओ तुम इन कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, वेरिएबल फोर्स का फंडा और वेरिएबल फोर्स का ये हो गया। ठीक है, तो यहां से बच्चों इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों, वेरिएबल फोर्स के बारे में थोड़ी सी ये बात हो गई, तो यहां पे बच्चों आपको पाथ पता होगा ना, तो आप कर लोगे। इसमें बच्चों एक कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों कौन से फोर्सेस को बोलते हैं, वर्क डन बाई फोर्स बच्चों पाथ इंडिपेंडेंट होता है, डन बाई फोर्स only depends on initial and final position। तो वर्क डन बाई फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बच्चों, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव। कुछ एग्जांपल बताता हूं बच्चों में, इनके लिए बच्चों कोई नो y as a function of x relation is required, relation is needed to find the work, तो ऐसे केसेस जिनमें आपको इस रिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती वर्क फाइंड करने के लिए, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो एक स्पेशल केस होता है, एक स्पेशल केस क्या होता है, वाई आई कैप प्लस का एक्स जे कैप। अगर तुम इसका वर्क लिखना चाहते हो तो वाई डी एक्स प्लस का एक्स डी वाई, यहां पर तुम फंस सकते हो। तुम कहोगे सर इसका तो इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी मेरे को, लेकिन बच्चों ये स्पेशल केस है, ये बेसिकली डी एक्स वाई है। अगर आप इसको लिखोगे ना तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो एक्स डी वाई वाई डी एक्स, देखो ये बन जाएगा ऊपर वाला। तो वर्क बच्चों इसमें भी रिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका वर्क बच्चों एक्स प्लस वाई
और यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी तुम्हें x1 y1 से x2 y2 तक, ठीक है। तो ये लिमिट लगानी पड़ेगी बच्चों वर्क फाइंड करने के लिए यहाँ पे ना। समझ में आया बच्चों, ये एक स्पेशल केस है, बाद बाकी तो तुम्हें मैंने बता दिए कि कंजर्वेटिव के और क्या क्या केस होते हैं, इसमें मत फंस जाना बस। वाई आई कैप प्लस का एक्स जे कैप, ठीक है, ये कंजर्वेटिव का एक स्पेशल केस होता है। ठीक है बच्चों। वेरिएबल फोर्स का वर्क, वेरिएबल फोर्स का जो वर्क होता है ना बच्चों, अब देखो ये तो मैंने तुम्हें ऐसे फोर्सेस के बारे में बात की जिनमें आई कैप जे कैप सब कुछ होता है। अगर बच्चों मान लो एक फोर्स जो है ओनली एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, सो बच्चों ओनली यूनिडायरेक्शनल फोर्स है, मतलब ना पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है और फोर्स भी बच्चों उसी डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन ऑल्सो अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो फोर्स भी बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग है और मोशन भी बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो बच्चा बताओ फोर्स जो है एफ एक्स आई कैप होगा ओनली, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स के अलोंग हो रहा है, तो वर्क जो होगा क्या वो एफ एक्स डी एक्स के बराबर ही होगा बच्चों। ऐसे केस में बच्चों जनरली इसको एफ एक्स नहीं लिखा जाता, बस सिंपली एफ बोल दिया जाता है। तो तुम लोगों ने ज्यादातर देखे होंगे ना, वो सिंपली ये वाले केस होते हैं, ठीक है, जैसे बोल दिया कि फोर्स दे रखा है माइनस का 2x के बराबर, तो वो मतलब ही उसका है कि वो एक्स डायरेक्शन में ही है और एक्स के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, समझ गए। तो वो जो तुम पढ़ते हो ना बच्चों, वो यूनिडायरेक्शनल वाले ही पढ़ते हो, वो मतलब वो वैसे ही सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि मतलब ये वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अब जो वर्क हो जाएगा ना वो एफ डी एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है, एफ डी एक्स के बराबर। और तुम्हें पता है कि ये वर्क जो है एरिया अंडर एफ वर्सेस एक्स कर्व के बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो इनमें बच्चों क्या हो जाता है कि एफ और एक्स का जो ग्राफ दे रखा होता है ना बच्चों, उसका एरिया बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। कई बार बच्चों, कई बार क्या होता है कि आपको दो ग्राफ दे रखे होते हैं, एक्स एक्सिस के साथ एफ एक्स का और एफ वाई का वाई एक्सिस के साथ, दो ग्राफ दे रखे होते हैं बच्चों। तो तुम्हें बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है कि वर्क इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई। सो ये एरिया बच्चों A1 है और ये A2 है, तो बेसिकली A1 प्लस A2 विल बी दी वर्क। अब इसमें कोई नेगेटिव हो तो बच्चों उस नेगेटिव का ध्यान रखना, ठीक है। तो उसमें बच्चों फिर क्या दो टर्म आ जाएंगे। तो हमें जनरली ये दे रखा होता है, लेकिन कभी कभी अच्छे क्वेश्चंस में बच्चों ये दोनों दे रखे होते हैं, तुमने अगर शीट वगैरह में देखे हो क्वेश्चंस। ये वेरिएबल वाली कहानी बच्चों तुम सब लोगों को सारी समझ में आ गई, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सब आ जाता है बच्चों वेरिएबल में ना। वेरिएबल फोर्स में बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स बच्चों वेरिएबल फोर्स होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। बच्चों जो स्प्रिंग का फोर्स होता है ना वो उसके एक्सटेंशन के अपोजिट होता है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो भी करोगे ना उसका अपोजिट होता है। तो वर्क जो आता है ना बच्चों इसका माइनस का हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस का एक्स इनिशियल के स्क्वायर के बराबर आता है बच्चों, ठीक है ना। स्प्रिंग का जो वर्क आता है बच्चों ये आता है, अगर आपने एक्सटेंशन किया इसमें, एक्सटेंशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, सो नेचुरल लेंथ से आपने इसका एक्सटेंशन कर दिया तो इनिशियली क्या था 0 और एक्सटेंशन आ गया तो वर्क डन बाई स्प्रिंग क्या आएगा नेगेटिव माइनस का हाफ के एक्स नॉट के स्क्वायर के बराबर। लेकिन तुम कहोगे सर हम तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। देखो बच्चों वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं ना जैसे स्प्रिंग है ग्रेविटी है, इनका नेगेटिव जो होता है वो डेल्टा यू कहलाता है। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव का नेगेटिव डेल्टा यू, मतलब यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव। अब मान लो इनिशियल कोई कंप्रेशन नहीं था, एक्स इनिशियल बच्चों 0 था और एक्स फाइनल एक्स नॉट हो गया, तो स्प्रिंग का वर्क कितना आया माइनस का हाफ के एक्स नॉट के स्क्वायर के बराबर।
बच्चों जब एक्सटेंशन जीरो होता है ना, उस टाइम पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर किया गया है, ये रेफरेंस लिया गया है बच्चों। तो जब x x नॉट के बराबर होगा उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी फाइनल वाली, तो u माइनस का u एट जीरो इज इक्वल टू माइनस का माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये देख पा रहे हो तुम, वर्क डन बाई स्प्रिंग नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, इसलिए बच्चों जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आती है वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर आती है। इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आया, वर्क डन बाई स्प्रिंग और पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये बच्चा थोड़ा ध्यान रखना, स्प्रिंग का वर्क मतलब वेरिएबल फोर्स के वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और बाद बाकी तो बच्चों तुम इसमें इंटीग्रेशन कर लोगे वर्क फाइंड करने के लिए। अगर बच्चों आपको किसी बॉडी पर नेटवर्क लिखना है, मतलब नॉट नेटवर्क, ठीक है, टोटल वर्क लिखना है, तो आप बच्चों कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करके डायरेक्ट उसके इंटीग्रेशन से पता कर सकते हो। मतलब आपको हर एक फोर्स का अलग अलग वर्क कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो U इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के टोटल वर्क वाली बात मैं ये कह रहा हूं, कई बार एक बॉडी पे कांस्टेंट एंड, सुनो अब ध्यान से, तो वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस, तो अगर बच्चों कभी भी बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं एक बॉडी के ऊपर ना, उन सब का वर्क लिखना है मेरे को, तो बच्चों वर्क तो क्या लिखूंगा मैं, सबका F1 का इंटीग्रेशन F1 डॉट dx, F2 डॉट dx। अब इनमें कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। क्या बच्चों हम इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, मतलब वैसे एक्चुअली जब सिर्फ एक डायरेक्शन में बात कर रहे हो ना तो एरो नहीं लगाते, मतलब हम एक ही डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो F1 प्लस F2 एंड सो ऑन dx, ठीक है। अगर डॉट dr लगा रहा होता बात एक अलग होती, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क बच्चों नेट फोर्स पता कर लो और उसका डॉट dx कर लो, ठीक है, यू विल गेट दी वर्क, ठीक है भाई। तो नेट का वर्क बच्चों आप ऐसे करके पता कर सकते हो, दिस इज दी वर्क डन बाई दी ऑल दी फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस, ठीक है। सो बच्चों बेसिकली मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहता हूं यहां पे, कि जब तुम वर्क पढ़ते हो ना तो आपको सबसे पहले एक्चुअली तुम्हें फोर्सेस किन किन के साथ डील करना है, कांस्टेंट, वेरिएबल, और फिर एक साथ ये सारे लगा दिए जाए, कांस्टेंट भी लगे हुए हैं, कुछ वेरिएबल भी लगे हुए हैं, तो यू शुड बी एबल टू फाइंड द वर्क डन इन ऑल द केसेस। तो आपको जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया जाता है ना बच्चों, तो पहले सिखाया जाता है कांस्टेंट फोर्स का वर्क फाइंड करना, उसका फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस वाला, ठीक है, क्योंकि वो पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान वो फोर्स वही कांस्टेंट होता है, उनका एंगल सेम रहता है पूरा टाइम, क्योंकि वो कांस्टेंट फोर्स है ना डायरेक्शन चेंज कर सकता है ना मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, इसलिए उसका सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया। अब आती बात वेरिएबल फोर्स जो चेंज हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, वेरिएबल है ये, तो इसका क्या करोगे तुम, छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इसको कांस्टेंट मान सकते हो, तो एफ डॉट डी आर लगा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, बढ़िया, ये तो बात अच्छी बात है, ठीक है, समझ में आया। तो वेरिएबल का फोर्स लिखना सीख गए तुम। अब तुमने कहा कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीपल फोर्सेस अगर तुमने एक बॉडी के ऊपर लगा दिए तो फिर क्या करोगे, तुमने कहा कि देखो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन से पता करो या डायरेक्ट पता करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट का रिजल्ट तो सेम ही आना है, वेरिएबल के लिए तुम्हें इंटीग्रेशन करना ही करना है। तो ऐसा करो कि इकट्ठा करके सबको नेट पता करके उसका इंटीग्रेशन कर डालो, तो नेट फोर्स पता करके उसके इंटीग्रेशन से आप वर्क पता कर डालो। क्या ये आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई? तो वर्क की पूरी कहानी समझ में आ गई बच्चों। तो कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल आपने पकड़ा और उस पर सारे का फोर्स का वर्क लिख दिया बच्चों, ठीक है। तो ये होती है बच्चों वर्क डन बाई फोर्सेस की कहानी पूरी। और मैंने तुम्हें बता ही दिया, वेरिएबल में कंजर्वेटिव होते हैं तो वो ज्यादा दुखी नहीं करते, उनका वर्क तो बड़े आराम से आ जाता है, इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाता है। नॉन कंजर्वेटिव जब होगा ना वो दुखी कर देगा, जिसका इंटीग्रेशन अगर नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आपको रिलेशन ला के रखने पड़ेंगे। जब y dx के साथ इंटीग्रेट करोगे तो y को ला के रखना पड़ेगा, तो वो दुखी करने वाला केस हो जाता है। या कई बार तुम्हें ग्राफ दे रखा होगा कि पार्टिकल इस रास्ते चला है, जैसे x और y का ग्राफ दे दिया, तुम्हें ये नहीं बताया, इक्वेशन नहीं बताई y और x की, ठीक है, आपको बस सिर्फ क्या कर दिया कि ग्राफ दे दिया। तो अब आप क्या करोगे,
आप उस ग्राफ की इक्वेशन लिख के फिर उसको सॉल्व करोगे। 2024 का भाई अप्रैल में बात करेंगे, ठीक है। 2024 की जो बैच है अप्रैल में आएगी आपकी, ठीक है। क्या ये बात है यहां तक बच्चों, तुम सारे बच्चों को समझ में आ गई ये वाली, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर है बच्चे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस वाला और कहानी और ये सारा के सारा। अब हम क्या करेंगे, चलो सो ये तो बच्चों वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस की कहानी हो गई, तो वर्क हो गया। अब आती है बच्चों, आपने एक ब्लॉक लिया या कोई पार्टिकल लिया और उसका मोशन के दौरान आप उस पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहते हो, ठीक है। तो बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम ना दो तरीकों से लगती है। एक लगती है बच्चों सिंपल, आपने एक ब्लॉक को अपना सिस्टम मान लिया और आप उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहते हो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ पार्टिकल बोल देते हैं बच्चों उसको ना, तो ऐसे बोल देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर पार्टिकल। आप इसमें बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का लफड़ा नहीं लेते हो। आपने एक ब्लॉक लिया और आपने कहा कि भाई मैं तो देखो इस पे कोई भी फोर्स जो पोटेंशियल एनर्जी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है मैं उसको अलग से नहीं कंसीडर करना चाहता, मैं तो सिंपल सा है कि कोई पोटेंशियल एनर्जी या कुछ भी कर रहा है, मैं उस फोर्स को एक तरीके से उसका वर्क लिख रहा हूं, मैं पोटेंशियल का लफड़ा नहीं चाहता। तो ये कह देता है कि देखो जी ये जो तुम वर्क कर रहे हो ना किसी भी पार्टिकल पे, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है, क्योंकि नाउ यू आर नॉट कंसीडरिंग द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी वाले फोर्सेस हैं, देखो फोर्स पोटेंशियल एनर्जी भी तो कोई फोर्सेस की वजह से चेंज होती है, और वो होते हैं इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम उनके बारे में जा ही नहीं रहे, हमने ग्रेविटेशनल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख रहे, स्प्रिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख रहे, हम तो बच्चों सबका फोर्स के वर्क लिख रहे हैं। तो आप कहोगे कि पार्टिकल के पास फिर तो जी देखो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, जब तुम पोटेंशियल की बात ही नहीं कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है फिर तो बस तो होता क्या है कि सारे के सारे जो फोर्सेस है ना उसे हम लिख देते हैं वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाता है बच्चों ना आपके पास। अब इसमें बच्चों क्या होता है, कई बार आपको ग्राफ दे रखा होगा किसका, फोर्स और एक्स का, आपसे पूछेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो फोर्स दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, वर्क कैलकुलेट करके कर डालो उसको खत्म, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान हो जाता है बच्चों ना वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ पार्टिकल। इसमें सबके वर्क लिखने पड़ेंगे आपको ना, सबको कंसीडर कर करके वर्क लिख देना। तो ब्लॉक वगैरह को अपना सिस्टम मान के बच्चों सबका वर्क लिख के और उसको कर देना खत्म, ठीक है। तो ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ पार्टिकल हो जाती है बच्चों इस तरीके से। अब आ जाते हैं बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना बच्चों, वैसे तो मैंने स्प्रिंग की तो तुम्हें बता दी, ठीक है। थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बस थोड़ी सी बात करेंगे। दो ही पोटेंशियल एनर्जी की अभी हमें जरूरत पड़ती है इस टॉपिक में, तो ना सिर्फ दो तरीके की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों दो तरीके की कौन कौन सी होती है, एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और दूसरी होती है बच्चों ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अभी तो इनकी बात होगी। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बच्चों किसी भी सिस्टम में किसी भी अरेंजमेंट में अगर स्प्रिंग लगी हुई है तो आप अगर उसके फोर्स को नहीं लिखना चाहते हो, आप चाहते हो बीच में लगी हुई है कहीं स्प्रिंग, तो कह रहे हो यार ये तो दुखी करेगा, मतलब ना इसका वर्क मैं कैसे कैलकुलेट करूं, मेरे को फील नहीं आ रहा ये एंड मूव किया होगा या ये किया होगा। स्प्रिंग में जो हमेशा जरूरी नहीं कि एक एंड फिक्स होगा दूसरा ही चल रहा होगा, उसमें तो ऐसा भी हो सकता है ये भी गया और ये भी गया, फिर तुम कैसे लिखोगे, तुम वहां कंफ्यूज हो जाओगे। तो बच्चों ये क्या है कि इसके लिए लोगों ने निकाल दिया कि देखो इसमें तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम तो एक काम करो कि इसका वर्क लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है आगे से, तुम तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया करना। तो इन्होंने कहा कि देखो जब ये रिलैक्स्ड स्टेट में हो ना, ये स्प्रिंग जो है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों जीरो ले लेना, और जब एक्स नॉट एक्सटेंशन होना बच्चों तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर ले लेना, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगी। सो एक्सटेंशन पता करो और उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। अगर उसमें चेंज हो रहा है ना एक्स नॉट एक्सटेंशन कंप्रेशन में, उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। बड़ी आसान सी बात है ये तो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों स्प्रिंग की तो ऐसे लिख देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें बच्चों देखो वैसे तो सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि यू एट सरफेस, अर्थ सरफेस पे इसको बच्चों जनरली जीरो लिया जाता है और सरफेस के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। तो यू एट एनी हाइट एच जो होगा ना बच्चों वो एम जी एच के बराबर होगा, ठीक है। सो अगर आप जो है मतलब सरफेस पे अगर आपने जीरो मान रखी है तो एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी बच्चों एम जी एच के बराबर हो जाएगी, और बहुत बार बच्चों इसको इसी तरीके से लिया जाता है। नहीं तो बच्चों वैसे इसको ना लेके चेंज लिया जाता है बच्चों इसका ना, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये बच्चों एम जी
एच के बराबर होता है। सो डेल्टा यू ग्रेविटेशनल जो होता है ना बच्चों, वो पॉजिटिव होता है इफ बॉडी मूव्स अपवर्ड, बॉडी मूव्स अपवर्ड, ठीक है। और डेल्टा यू जी ग्रेविटेशनल बच्चों नेगेटिव होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और कितने से, mgh से, अगर बॉडी नीचे जा रही है। इफ बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। तो बच्चों बॉडी अगर नीचे जा रही है ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों उस केस में कम होगी। क्या ये बात सारी की सारी आप लोगों को क्लियर है? तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इस तरीके से आएगा। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का मैंने बता दिया तुम्हें कि स्प्रिंग में बस तुम्हें सिर्फ इतना इतना ध्यान रखना है कि एक्सटेंशन, अब मान लो किसी का स्प्रिंग का एक्सटेंशन पहले एक्स नॉट था, अब 0 हो गया, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। पहले वाली क्या थी, हाफ के एक्स नॉट बाई 2 का स्क्वायर, जो भी है मतलब ना। मतलब स्प्रिंग क्या करती है बच्चों, चाहे तुम कंप्रेस करो चाहे तुम एलोंगेट करो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती बढ़ती है। बच्चों जब भी कंजर्वेटिव फोर्स की मर्जी के खिलाफ काम होता है ना, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। जैसे इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, तो इसकी मर्जी के खिलाफ है, मतलब ये नीचे जाना चाहता है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, मैं उसके खिलाफ लेके जा रहा हूं। ग्रेविटी और मतलब अर्थ और इसका जो सिस्टम है ना, उसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं मैं, इनके बीच में सेपरेशन बढ़ा रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी रही है। अब किन्हीं भी दो चीजों के बीच में आप सेपरेशन बढ़ाओगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी, हाहाकार मच जाएगी, मारकाट पे आ जाएंगे लोग ना। पर मतलब तुम समझ रहे हो? हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी अगर सिस्टम की मर्जी के खिलाफ काम करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब आपका खेलने का मन कर रहा है, बाहर जाने का, आपके घर वालों ने कहते हैं कि चुपचाप बैठो पढ़ाई करो, तो आपकी देखा पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ जाती है। मतलब आपको वो जो फोर्स, जो ग्राउंड वाला जो फोर्स है ना, जो आपको अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, जो आपको पुल कर रहा है कि आजा भाई खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, ये करेंगे, छुपा छुपी खेलेंगे, ये करेंगे, मतलब जो भी गेम खेलते हो आप लोग ना, अपने अपने लेवल पे जो भी खेलते हो, तो वो गेम आपको अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन आपने क्या कर लिया कि आप उस फोर्स के अगेंस्ट नहीं गए, आप बाहर तक निकले, लेकिन घर वालों ने अंदर घुसने के लिए बोल दिया। तो ऐसे मुंह बना बना के अंदर आओगे, बिकॉज आपका जो वो सिस्टम है ना, यू एंड योर ग्राउंड, तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो आप जो है एकदम लाल पीले होकर बैठ जाओगे। ठीक है, चल तो रही नहीं है, लेकिन अब इस मार्कर की भी नहीं चल रही है, ये ऊपर जा रहा है, मैं लेके जा रहा हूँ ना जबरन करके, लेकिन वो लाल पीला होना मतलब दैट एनर्जी इज रिलीज्ड बिकॉज वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, ओके, सो ये होगी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बातें। खैर, तो बच्चों अब इन्होंने कहा कि देखो ऐसे भी केसेस होंगे जिनमें आप जो है स्प्रिंग का या किसी और का वर्क बड़े आराम से नहीं लिख पाओगे। हाँ, माना कि ब्लॉक है, मान लो एक ऐसे स्प्रिंग लगी हुई है, फिर रस्सी ऐसे पुली के ऊपर से जाके लटकी हुई है, ठीक है। अब कोई ऐसा केस है जिसमें आप जो है स्प्रिंग की एनर्जी को, आप वर्क को डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हो, वो ब्लॉक से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है स्प्रिंग ना, तो किसी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो या ऐसा है बच्चों, एक जैसे ये पेन है, ऐसे खड़ा था, ये गिर गया, तो अब इसके ग्रेविटी का वर्क आप किस किस पे लिखोगे, कैसे कैसे लिखोगे। या कोई रस्सी थी, उसको आप टेबल पे रखते जा रहे हो, तो बच्चों उन केसेस में ग्रेविटी का वर्क लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब ना। तो उन्होंने, लोगों ने कहा कि देखो ऐसा है, आप ग्रेविटी का वर्क अलग से मत लिखो, आप तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देख लो, और ग्रेविटी के वर्क के नेगेटिव के बराबर वो हो जाएगा, तो ग्रेविटी का वर्क लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्होंने जो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम पे जा रहा हूं बच्चों में ना, इन्होंने कहा कि देखो हर बार आप जो वर्क नहीं लिख पाओगे कुछ फोर्सेस का, तो आप एक काम करना कि पोटेंशियल एनर्जी वाले फंडे को यूज कर लो वर्क एनर्जी थ्योरम में, ताकि आपका काम बन जाए, आपको पता लग सके ये पार्टिकल ऐसे चल रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा। सो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम, ठीक है। अब सिस्टम में बच्चों ऑब्वियस सी बात है, मोर देन वन होंगे, मोर देन वन पार्टिकल होंगे, ठीक है। सिस्टम में मोर देन वन कंपोनेंट होगा, और तो अब यहां पे बन जाता है बच्चों के सारे फोर्स मिला के जो वर्क करते हैं ना बच्चों, वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। अब इसमें बच्चों इंटरनल फोर्सेस होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं, जो डेल्टा के बराबर आता है। इंटरनल में बच्चों इंटरनल कंजर्वेटिव होते हैं, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, और ये एक्सटर्नल होते हैं, और ये डेल्टा के बराबर आ जाता है। इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव और ये एक्सटर्नल, ये डेल्टा के माइनस का डेल्टा, सॉरी, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव के बराबर हो जाता है। बच्चों जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव का नेगेटिव होता है ना, ये डेल्टा यू के बराबर होता है। तो एक तरीके से बच्चों
वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल, ये डेल्टा के प्लस का डेल्टा यू के बराबर हो गया बच्चों, ठीक है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। अब अगर यहां पे वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल, ये हो गया। इनको दोनों को बच्चों जनरली ये एनर्जी लॉस या एनर्जी सप्लाई करने वाले फोर्स होते हैं बच्चों ना, ठीक है, ये मिला के, और ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव और वर्क डन बाई एक्सटर्नल कोई है ही नहीं, ठीक है, इनकी वैल्यू 0 है, तो के डेल्टा के प्लस डेल्टा यू 0 होगा। डेल्टा के को लिख सकता हूं के फाइनल माइनस का के इनिशियल प्लस का यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल, और ये 0 के बराबर आएगा बच्चों। के फाइनल प्लस का यू फाइनल, के इनिशियल प्लस का यू इनिशियल के बराबर आ जाएगा। ई फाइनल इज इक्वल टू बच्चों ई इनिशियल के बराबर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सो व्हेन देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डूइंग वर्क और एक्सटर्नल वर्क कोई नहीं है, एनर्जी आ नहीं रही बाहर से, ना एनर्जी का कोई लॉस हो रहा है, फ्रिक्शन व्रिक्शन कहीं नहीं है जो एनर्जी का लॉस कर रहा है, कोई बाहर से एनर्जी सप्लाई भी नहीं कर रहा है, तो बच्चों काइनेटिक और पोटेंशियल का सम जो है कांस्टेंट रहेगा। जैसे इस पेन को मैं ऊपर फेंकूं, एयर ड्रैग को अगर कंसीडर ना किया जाए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक घटती जा रही है। इन दोनों का आपस में कन्वर्जन होगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल घटती जाएगी और काइनेटिक इसकी बढ़ती जाएगी। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम बच्चों क्या रहेगा, कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन समझ में आया बच्चों आपको पूरा का पूरा? ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात हो गई। सो अगर अच्छा बच्चों, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है किसी सिस्टम पे ना, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगा हुआ है, तो बच्चों उसका सिस्टम का जो मैकेनिकल एनर्जी बच्चों वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी। सो पोटेंशियल एनर्जी का सीधा साधा लेना देना है बच्चों किसके साथ, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के साथ। एक चीज का ध्यान और रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बच्चों ना, सो फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन। देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, ठीक है। तो अगर आपको u गिवन हो कभी भी फंक्शन ऑफ x, y एंड z, तो बच्चों आप फोर्स पता कर सकते हो। फोर्स होता है वेक्टर, तो ये माइनस का डेल u ओवर डेल x, आई कैप माइनस का डेल u ओवर डेल y, j कैप माइनस का डेल u ओवर डेल z, k कैप के बराबर होता है। डेल का मतलब होता है बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। पार्शियल वाली कहानी मैंने तो बस सुनाई होगी बच्चों, पार्शियलिटी वाली, ठीक है। मतलब स्प्रिंग और ब्लॉक एक साथ हो तो सिस्टम किसको मानना है। देख सिस्टम, एक्चुअली मैंने तेरे को बताया ना कि सिस्टम के अंदर स्प्रिंग लगी हुई है, तेरे को लग रहा है कि स्प्रिंग की लेंथ में चेंज आ रहा है, लेकिन वो स्प्रिंग डायरेक्ट ब्लॉक से कनेक्टेड नहीं है, तो वो एनर्जी तो ले रही है। तो फिर तू उसमें इस वर्क एनर्जी थ्योरम से जाएगा, तो वो वर्क डन बाई ऑल द फोर्स ऑन पार्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि अब स्प्रिंग का फोर्स डायरेक्ट पार्टिकल पे नहीं लग रहा है, तो वहां पे तू कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए तू ऐसा करेगा। आई बात समझ में? तो बिल्कुल सिंपल सा है। अच्छा बच्चों, इसमें एक और केस बनता है कि u जो है अगर फंक्शन ऑफ r दे रखा हो तो बच्चों फोर्स जो है ना डायरेक्ट f वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का du ओवर dr r कैप के बराबर आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये केसेस आपको याद रखने, आप फिर x y z की वैल्यू रख के फोर्सेस पता कर सकते हो। फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन समझ में आ गया बच्चे सारे के सारे लोगों को, ठीक है। तो फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हुआ, समझ में आई गवा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों फोर्स एंड। अच्छा, इसमें बच्चों फिर आता है स्टेबल, अनस्टेबल और मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे फोर्स 0 होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब अगर पार्टिकल को आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर उधर डिस्प्लेस किया और वो वापस आने की टेंडेंसी रखता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। पार्टिकल को डिस्प्लेस करने पे दूर भाग जा रहा है तो उसको बोलते हैं बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा होता है, और न्यूट्रल तो बच्चों जहां छोड़ा वहीं पड़ा रहेगा, तो उसे न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। अब आज का बच्चों लास्ट कॉन्सेप्ट है पावर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, पेपर भी आज आपका, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर, पेपर आउट नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, पेपर आउट करना गंदी बात है, ठीक है। और अगर इसको पेपर आउट करना बोलते हैं ना, तो ऐसे मैं डेली करने को तैयार हूं क्योंकि अल्टीमेटली हाँ
ढंग से बच्चों जितना रिवीजन कराए ना उतने रिवीजन में से तो कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ठीक है। आप लोगों को ना तभी कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं पढ़ाया, चाहो तो इसका एक बार पेपर देने से पहले रिवीजन और कर लेना कि सर ने ये पढ़ाया था। तो मैकेनिकल पावर बच्चों क्या होती है कि ये होता है रेट ऑफ, मतलब जैसे एक फोर्स के लिए डिफाइन की जाती है पहले लेना ये। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है ना बच्चों, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैंने पावर वाली कहानी सुनाई होगी बच्चों आपको। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं पावर। और इसकी यूनिट होती है बच्चों, यूनिट क्या होती है, यूनिट जूल पर सेकंड और वॉट और हॉर्स पावर। एक यूनिट और होती है बच्चों इसकी ना, एचपी। 1 एचपी जो होता है ना बच्चों 746 वॉट के बराबर होता है, ठीक है। ये सारी की सारी पावर की यूनिट हो गई बच्चों। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क बच्चों, जो dw बाई dt जो होता है ना किसी भी फोर्स का, दैट इज द पावर। dw जो होता है ना वो f डॉट dx के बराबर होता है। अब तुम dw बाई dt लिखोगे तो तुम्हें पता है कि dx डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को तो कांस्टेंट मान लिया है, तो ये आ जाएगा f डॉट v के बराबर, ठीक है। तो पावर बच्चों स्केलर होता है और f डॉट वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो पावर कांस्टेंट होता है, प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देना, ठीक है। पावर जो है कांस्टेंट होता है और F डॉट V के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। अब एक पार्टिकल चली एक डायरेक्शन में रहा है, उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो F इंटू V के बराबर ही आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, विच इज अगर पावर कांस्टेंट दे रखी है, मतलब मान लो एक पावर फोर्स की पावर कांस्टेंट दे रखी है और पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे था और मान लो उसकी वेलोसिटी भी 0 थी, समझ लो ये इनिशियल कंडीशन दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चंस वगैरह में बच्चों एफ वी जो होता है ना उसको कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं और फोर्स को एम डीवी डिवाइडेड बाई dt लिख देते हैं और दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, और v dv जो आ जाता है c डिवाइडेड बाई m dt के बराबर आ जाता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 c डिवाइडेड बाई m dt के बराबर, मतलब t के बराबर हो जाता है। तो v जो होता है रूट के अंदर t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है बच्चों ना, ये ध्यान रखना। अच्छा फिर इसको लिख देते हैं dx डिवाइड बाई dt, तो ये रूट के अंदर t dt आ जाता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट आता है ना बच्चों वो t की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल आता है। ये भी बहुत जेई मेन वगैरह के लिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, दोनों के दोनों ना, ठीक है। तो ये होते हैं बच्चों, पावर के बारे में बात हो गई आपकी और इन सब के बारे में बात हो गई। एवरेज पावर जो होती है बच्चों होती है डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है, वर्क डन डिवाइड बाई डेल्टा टी। सो आप लोगों का बच्चों आज की क्लास थोड़ी छोटी हो गई, ठीक है, लेकिन आप लोगों का फिर पेपर भी, और मैं चाहूंगा कि आधा घंटे आप लोग अपने नोट्स वगैरह भी रिवाइज कर लें और थोड़ा खाना वाना भी खाना है तो खा लें, ताकि आप पेपर देने के टाइम पे आप जो है किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आए। मैंने एक ओवरऑल आइडिया आप लोगों को दे दिया है। मजा आया आज की क्लास में? मजा आया नहीं आया? ठीक है बताओ। सो ठीक है, आज की क्लास में बच्चों अच्छा खासा रिवीजन हो गया, पूरे टॉपिक का आपको ओवरव्यू दे दिया, कुछ ऐसा बचा तो नहीं लग रहा मेरे को, सारा ही मैंने ऑलमोस्ट करा दिया। मतलब हाँ न्यूमेरिकल तो बच्चों तुम लोग करके आओगे फिर देखोगे, ठीक है, तो वो वाली बात हो जाएगी। चलो आज की क्लास फिर यहीं खत्म करते हैं, जाओ टेस्ट दे के आओ बच्चों, आप 9 से 10 टेस्ट देना और फिर अपना एनालिसिस करना कैसा आया। क्या हुआ सर? प्लीज एक सेकेंड स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कैसे ले पा रहे हो तुम लोग? सब जुगाड़ निकाल लेते हो है ना। चलो बच्चों